और बताएं आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस से या कहेंगे बहुविकल्पीय से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए फर्स्ट मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करेंगे, आप भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट करोगे, यानी कि पार्टिसिपेशन का मतलब है आप भी आंसर देने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। आभासी फल नहीं है, नहीं है। ऑप्शन देंगे अभी। देखिए ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है अखरोट और ऑप्शन डी है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं इसका, फिर हम आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है। आंसर करना है बहुत स्पीड के साथ में। हाँ, शिव गोपाल यादव का आंसर आ चुका है, काजल यादव का भी आ गया है, गुड, वेरी गुड। अंबुल, पाखी पांडे, ये एम्स दिल्ली नीट मोटिवेशनल, भाई आपका आंसर हो गया है गलत, ठीक है ना। ओके, आई एम रेडी, रूही रेडी है। चलो अमित, अभी मेहरा, अंबुल, द रॉयल्स, डॉक्टर अरुण, विजय ओझा। इसका करेक्ट आंसर होगा इसका आम। आम जो है वो एक आभासी फल नहीं है। आभासी का मतलब होता है यहाँ पे असत्य फल, ठीक है ना। आभासी का क्या मतलब होगा, आभासी का मतलब है असत्य फल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का ख। चलो 1 2 3 करके लिख दे रही हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु, सॉरी, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक कूट है, या कहेंगे प्रारंभिक प्रकूट है, प्रारंभिक प्रकूट है। ऑप्शन देंगे अभी आप लोगों को। ऑप्शन है यू ए ए, बी ऑप्शन है ए यू जी, सी ऑप्शन है यू 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 और डी ऑप्शन है ए यू, सॉरी रिपीट हो गया, जी सी ए। आंसर करना है आपको इसका, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन अंबुल, रूही, प्रिंस, मुकीम पासा, सोहिल, अंसूरी, अंकित प्रजापति। हाँ, करेक्ट आंसर है। आंसर होगा इसका क्या, ए यू जी। देखो ये प्रारंभन कूट है, एक होता है अंतिम यानी कि समापन, तो इसमें किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना है, किसी भी बच्चे को। समापन और प्रारंभन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। समापन और प्रारंभन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कर ले रहे हैं। निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण या कहेंगे जैव विघटित, जैव
निम्नीकरण या जैव विघटित, जैव विघटित प्रदूषक है, प्रदूषक है। ठीक है, ऑप्शन देंगे आपको हम ऑप्शन देंगे। ऑप्शन है प्लास्टिक, कचरा, वाहित मल, या सॉरी भाई, फिर से लिख देते हैं, ये मेरी गलती की वजह से हो जाता है। निम्नलिखित में से निम्नीकरण या क्या था, जैव अपघटित, जैव विघटित, सॉरी, जैव विघटित प्रदूषक है, प्रदूषक है। चलो बहुत जल्दी से लिख दूंगी अब। वाहित मल, आप लोग आंसर करिए, अभी देखते हैं हम। वाहित मल बी है कचरा, सी है प्लास्टिक। चलो तीन ही ऑप्शन देते हैं, देखें कितने बच्चे पर। बहुत अच्छी बात है, जल्दी आंसर करें। जैव विघटित प्रदूषक है, जल्दी आंसर करें फटाफट से। शिव गोपाल, अभी मेहरा, करण, गुड। उमेश चंद्र, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली गलत हो गया भाई आपका। इसका आंसर क्या रहेगा पता है सही? इसका आंसर सही रहेगा वाहित मल। ठीक है, इसका आंसर वाहित मल जो है वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन देते हैं। कानपुर, लखनऊ, सी ऑप्शन है आपका बरेली, और डी ऑप्शन है बेटा पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं मैम, ये क्या पेपर में आता है? आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हो भाई जब आपको बताते हैं तो? ये जो आया हुआ पेपर है 2022 का सेट 1, हम उसी को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता फिर से सुन लीजिए, जिनको नहीं पता है। देखो अब हम करा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है? देखो टैपिटम कहाँ स्थित है तथा इसका क्या कार्य है? क्या कार्य है? मैं उम्मीद करती हूं कि सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि टैपिटम कहाँ स्थित है और इसका क्या कार्य है। देखते हैं, चलो मैं आंसर बता देती हूँ।
पंकज जीना, जो भी है आपका नाम, पंकज जीना। चलो इसका आंसर कर देते हैं हम फटाफट से, इसका आंसर करते हैं। देखिए आंसर है इसका परागकण बीजाणुधानी। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे जो गलत आंसर कर रहे हैं। परागकण बीजाणुधानी की, सॉरी, परागकण बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत पर स्थित होते हैं, परत पर स्थित होते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या कहेंगे लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका जो है, उनको पोषण देने का इनका कार्य होता है। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र, देखो इसका कार्य लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, मात्र कोशिकाओं को पोषण देना होता है, या कहेंगे पोषण प्रदान करना होता है, पोषण प्रदान करना होता है। ठीक है, होता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई। आप लोगों को इतनी बार बता दें, उसके बाद में भी कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। परागकण बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है, भीतरी परत पर स्थित होता है। इसका कार्य लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देना होता है, जो कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका डेवलप होकर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ठीक है, अनुराग यादव सही आंसर है, एकदम एकदम करेक्ट आंसर है। और जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है वो देख लें। परागकणों को, या परागकण जब इमेच्योर पोजीशन में होते हैं तब, या कहेंगे जब वो डेवलप हो रहे होते हैं धीरे धीरे, तब उनको पोषण प्रदान करता है क्या? टेपिटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। मेंडल ने चलो, मेंडल ने क्या था? मेंडल ने मटर के पौधे में, ये क था, ये होगा ख। देखो मेंडल ने मटर के, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी, कितने जोड़ी विपरीत लक्षण, कितने जोड़ी विपरीत लक्षण देखे? ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी, ध्यान से सुनेंगे, कितने जोड़ी विपरीत लक्षण देखे, कितने जोड़ी विपरीत लक्षण देखे? चलो, ओ चलो, किस किस बच्चों को, किन किन बच्चों को इसका आंसर पता है कि सर ग्रेगर और मेंडल ने मटर के पौधे में, मटर के पौधे में, मटर के मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण
विपरीत लक्षण देखे, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण देखे। ठीक है, वो आपको पता है कि 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन से थे? वो थे तने की लंबाई, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, वो 7 विपरीत लक्षण कौन से थे? तने की लंबाई, बीज का रंग, बीज की स्थिति, फली की आकृति, सॉरी, तने की लंबाई, फूल का रंग और फूल की स्थिति, फली की आकृति और फली का रंग, बीज का रंग और बीज की आकृति। ये चार्ट हमने आप लोगों को बनवाया था, वहां से आप नोट डाउन कर लेंगे इसे, ठीक है ना, वहां से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग होता है? क ख ग होगा ये, ग, हाँ। किस पैथोजन के कारण किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग होता है? रोग होता है यानी कि जिस रोग में पैर जो है वो कैसा हो जाता है? पैर हो जाता है हाथी की तरह। शिव गोपाल यादव ने आंसर दे दिया है, गुड। और भी बच्चे आंसर करें भाई। अतुल, गौतम, विराट, शिव गोपाल, अमित, शिवम, अच्छा 7 जोड़ी, पुराना आंसर आ रहा है अभी, चलो कोई बात नहीं है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दें जिनको पता है, ठीक है, नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम अभी बताएंगे, ठीक है। और साथ के साथ में सभी बच्चे लाइक भी करेंगे फटाफट से, बहुत स्पीड से लाइक करेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि हाथी पांव, यानी कि जिसमें पैर जो है वो हाथी के जैसा हो जाता है। पैर कैसा हो जाता है? हाथी की तरह एकदम ऐसा मोटा हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को हाथी पांव भी नाम दिया है, ठीक है, इसलिए इसको हाथी पांव भी नाम दिया है। किसके द्वारा फैलता है? बूचेरिया, बूचेरिया बैनक्राफ्टी, बूचेरिया बैनक्राफ्टी या बूचेरिया मलाई, दो नाम है, बूचेरिया मलाई, खाने वाली मलाई नहीं, ठीक है, बूचेरिया बैनक्राफ्टी या बूचेरिया मलाई। और ये आप सभी को पता होगा, ये एक कैसी बीमारी है, मतलब किससे फैलने वाली है? एस के हेलमेंथीस जंतु से, ठीक है, एस के हेलमेंथीस, एस के हेलमेंथीज जंतु से फैलता है, फैलता है। इसका वाहक क्या है? इसका वाहक, ध्यान देंगे, इसका वाहक क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसका वाहक क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, या कहेंगे एडीज मच्छर, या क्या कहेंगे? एडीज मच्छर। हाँ, मिर्ची मैम नहीं मालूम, बताया जाए, ठीक है भाई। जो ये आप इमोजी भेज रहे हो ना, इससे एक आइडिया लगा पा रही हूँ कि आप ऐसे ही कर रहे होगे क्लास, इसके जहाँ पे भी से भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो गई आप लोगों की बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ, घ है आरडीएनए, आरडीएनए में आर क्या है? आरडीएनए में आर क्या है? बहुत हंसी कर ली कि मैम लबेरिया किससे होता है, कौन काट जाता है, कौन काट के भाग जाता है। अब चलो आंसर करो फटाफट से। मैम इन लोगों को, हाँ सही बात है दीपक जी, आपने सही कहा है, इन लोगों को जो अभी इनकी हंसी छूट रही है ना इमोजी में, ये एग्जाम के बाद इसका असर पता चलेगा। सही है, एकदम करेक्ट है।
ये आंसर करें जिन बच्चों को पता है कि आरडीएनए में जो आर है वो क्या है, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चलो, अमन लोधी सीरियस है, पूजा पाल, सुमन, ये क्या है, ए रेल फन। और बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पहले सभी बच्चे एकदम बहुत जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अमित, राजदीप न्यू स्टूडेंट है, हमारे साथ में जुड़े हैं। राजदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। कोई बच्चे बोल रहे हैं राइबोसोम, कोई बोल रहे हैं राइबोसोमल, कोई कह रहे हैं रिपीटेटिव। अरविंद सरोज, और बच्चे देखें आंसर क्या कर रहे हैं, जल्दी करें भाई। चलो, मैं आज इसका आंसर बता दे रही हूं, जिनको नहीं पता है इसका आंसर है रिकॉम्बिनेंट। आर का क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आर का मतलब है यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अरे भाई बता दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकेत को परिभाषित कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। निकेत को परिभाषित कीजिए। निकेत को परिभाषित कीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को आंसर आता है, फिर हम बताएंगे इसका आंसर फटाफट से आप लोगों को। हाँ सही बात है, लेकिन क्लास के टाइम जल्दी बताएं, निकेत क्या है। जल्दी बोलें, आंसर करें। चलो, नहीं पता, मैं आंसर कर देती हूं। हाँ भाई, सभी, कोई बच्चा कह रहा है सभी भाई बहन लाइक कर दें, अच्छी बात है। देखो, वह स्थान विशेष जहां जीव, देखो, वह विशेष स्थान जहां जीव अपने जीवीय संबंध तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। वह स्थान विशेष जहां जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है, निकेत कहलाता है। क्या कहलाता है, निकेत, या इंग्लिश में निके बोल देते हैं, निकेत कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर किसी भी बच्चे ने नहीं दिया, एक दो बच्चों ने दिया है शायद। अनुराग, कहाँ भाई, अनुराग तो डेली क्लास अटेंड करते हैं। लाइक कर दीजिए फटाफट से सभी बच्चे, लाइक शेयर कर दीजिए भाई, लाइक शेयर का कुछ नहीं जाता आप लोगों का। जल्दी करें, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो, नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद में आ रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे इसके बाद में। ठीक है, इसमें पूछा है IBF तथा GIFT क्या है, का पूरा नाम पूछा है, का पूरा नाम। ठीक है, IBF तथा GIFT यानी कि गिफ्ट का पूरा नाम, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को पता होगा। चलो कर दिया है। हाँ, नेट इशू बेटा आपका हो रहा होगा, इधर से कोई नेट इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे इसका आंसर। देखो IBF दे रखा है, आप सभी को पढ़ाया है IBF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। रूबी कुरैशी हैं, सानू आर्मी लबर, अर्पिता है, पाखी, शिव गोपाल, सोनिया, अनुज, करण। उसमें देखो जाइगोट ट्रांसफर होता है करण, इसमें गैमेट है और उसमें जाइगोट होगा। ठीक है, उसमें जाइगोट ट्रांसफर होगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपना। असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंग जनन, कौन सा होगा ये, क या ख? ख। ख। असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, बीज का निर्माण बिना निषेचन, बीज का निर्माण क्या कहलाता है? असंग जनन। असंग जनन कहलाता है। ठीक है, असंग जनन कहलाता है, यानी कि बिना निषेचन के ही बीज का जो निर्माण है वो हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो पौधे हैं, इन पौधों में एक तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और दूसरा युग्मक संलयन नहीं होता है। तो एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इसमें, इन पौधों में युग्मक संलयन, ध्यान देंगे, युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। देखो हाँ, इन पौधों में युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ये हो गया आपका असंग जनन का डेफिनेशन। असंग जनन,
देखो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी विंकलर ने। कब की थी? 1908 में। ठीक है, इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी, इसे भी लिख लो, विंकलर ने। विंकलर ने 1908 में खोज की थी, खोज की थी, इतना ही लिख दिया है, खोज। ठीक है, 1908 में विंकलर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, हाँ, प्रियंका कुशवाहा ने आंसर दिया है, सही है, विंकलर ने 1908 में इसकी खोज की थी। क्लियर यहां तक सभी बच्चों को? नेक्स्ट है टर्नर एवं क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को बताने की जरूरत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो भाई मैंने आपको कल ही, शायद कल परसों ही बताया है कि टर्नर सिंड्रोम, मैं बार बार क्यों बोलती हूँ भाई कल ही बताया है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो बताया ही नहीं है आप लोगों को। सब कुछ तो बता दिया, उसके बाद में भी आप आंसर ना कर पाओ तो ये फिर आप लोगों की नादानी कहो या बेवकूफ़ी कहो। ठीक है ना? अरे भाई सैरोगेट मदर बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, और किसी बच्चे ने पूछा है सैरोगेट मदर तभी भी बता चुके हैं। एक तो आप लोग डेली क्लास अटेंड मत किया करो, जब भी आपका मन होता है तब आते हैं, हाँ भाई हम हैं शहंशाह, अब बताइए मैम हमें इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, टर्नर एवं क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम में देखिए, टर्नर तथा क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है, आंसर टर्नर सिंड्रोम में देखिए, टर्नर सिंड्रोम में आपको अभी बताया था हमने कल परसों ही, टर्नर सिंड्रोम में टोटल वैसे 40 गुणसूत्र होते हैं, एक कम हो जाता है, इसमें एक कम हो जाता है, तो टोटल इसमें कितने होते हैं? 45 होते हैं टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में टोटल 45 होते हैं। इसमें क्या होता है? एक लिंग गुणसूत्र, ध्यान देंगे, एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, कम हो जाता है, एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि टोटल हमारे पास 44 प्लस x है। ठीक है, तो तभी हुए ना कितने? 46 हुए, तो 44 प्लस एक ही x बचता है इज इक्वल टू 45। ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम। ये याद रखेंगे कि जो लिंग गुणसूत्र हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि उसमें जो एक क्रोमोसोम है, एक सेकेंड, उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का। अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि ये पुरुषों में होता है, किस में होता है? ये मेल में होता है। क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम किस में होता है? मेल में होता है। किसने इसकी खोज की थी, कब की थी, ये तक भी बताया है। क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम देखेंगे, क्लाइयन-फिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? टोटल क्रोमोसोम होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, इसमें हो क्या जाते हैं? 44 प्लस एक्स, देखिए रुक जाइए, एक्स एक्स और वाई, यानी कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। टोटल कितने हो जाते हैं? 47 या उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। ये मेल में होता है,
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, ठीक है ना, इसमें ये मेल में होता है, मेल की लंबाई तो ठीक रहती है, बाकी फीमेल वाले करेक्टर आने में स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्टिस का साइज छोटा रहता है, ठीक है, या ये कहेंगे नपुंसकता आ जाती है, या ये व्यक्ति बंद रह जाते हैं, ठीक है, क्लियर यहां तक? फैक्ट श्रीशांत, हेलो हेलो भाई, इतना लेट आते हैं कुछ बच्चे। जल्दी बताएं, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं? नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि एल्कोहल, अगर एल्कोहल का कंजप्शन होगा तो क्या होगा? एल्कोहल दुरुपयोग, एल्कोहल दुरुपयोग के क्या क्या है कुप्रभाव? एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं? कुप्रभाव है, दुरुपयोग थोड़ा सा गलत हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ऐसा लिख रहा है, चलो हम अपनी वाला ही लिख देते हैं, दुरुपयोग, ठीक है, आप लोग समझ जाना, जो भी है दुरुपयोग है वे। देखो, आप सभी को पता है कि अल्कोहल कंजप्शन जब किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब अल्कोहल लेता है, ठीक है, तो उससे व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई ड्रिंक करेगा तो व्यक्ति की, देखो इसको तो लिखने की वैसी जरूरत नहीं है, व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक तथा व्यवहारिक व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक तथा व्यवहारिक पर असर पड़ता है, या कहेंगे व्यवहार पर असर पड़ता है, व्यवहारिक नेचर पर असर पड़ता है, व्यवहार पर असर पड़ता है, अब आप खुद ही सोच लीजिए, कोई शराबी इंसान है भाई, डेली शराब पी के आ रहा है अपने घर में, फैमिली को कोई देख रेख नहीं है फैमिली की, एक तो वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, दूसरा अपनी मानसिक स्थिति खराब कर रहा है, तीसरा अपनी सामाजिक स्थिति खराब कर रहा है। समाज में सब लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो भाई डेली का इसका रोज है, यही ड्रिंक करके आना, घर में लड़ाई झगड़ा करना, तो उसकी सामाजिक स्थिति भी तो खराब हो रही है ना, ठीक है, उसकी सामाजिक स्थिति भी तो खराब हो रही है। और एक और मेन पॉइंट है कि एल्कोहल का सेवन करने से, या कहेंगे एल्कोहल के प्रभाव से लिवर सिरोसिस तथा आमाशय में पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्कोहल के सेवन से, देखेंगे जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, एल्कोहल के सेवन से क्या हो जाता है? लिवर सिरोसिस व आंतों में, या आंत में पेप्टिक अल्सर, आंत में कौन सा? पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है, आंत में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और भी भाई, जब दिन रात कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करेगा तो नॉर्मल सी बात है, तो उसकी लाइफ तो ज़्यादा रहेगी नहीं, किडनी खराब हो जाती है, ठीक है।
जल्दी बताएं, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? जी मैम। और क्या, जब व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल का सेवन करेगा, दिन रात अल्कोहल में डूबा रहेगा, तो क्या वो जिंदा रहने वाला है भाई? फिर मरेगा ही, और क्या होगा? चलो अर्पिता को सैरोगेट बता देना है ये, नहीं तो वैसी फीमेल जो अपने गर्भ में किसी बच्चे का सर्वाइवल नहीं कर पाती हैं, यानी कि जो वैसी फीमेल जिनका जो गर्भ है वो बच्चे को डेवलप नहीं कर पाता है अपने अंदर, या ये कह सकते हैं कि जो उनका गर्भाशय है वो बच्चे को डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है ना, उसके लिए वो सुइटेबल नहीं होता है। तो उस केस में होता क्या है कि कोई कपल है, उन दोनों कपल का, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग निकाल के बाहर फर्टिलाइज करा के किसी और फीमेल के अंदर, ध्यान देंगे, किसी और फीमेल के अंदर उसको इंसर्ट करा दिया जाता है। तो वो जो दूसरी वाली फीमेल है उसी को हम सैरोगेट मदर कहते हैं, जिसकी कोख के अंदर बच्चा मतलब धीरे धीरे डेवलप होके बड़ा होगा। ठीक है ना?